उस दिन कड़ाके की सर्दी थी जब मैं लड़खड़ाते हुए पैरों से अपने घर में दाखिल हुई थी। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ रही थी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार के रोऊं। मेरी ऐसी हालात देखकर मेरी मम्मी जल्दी से मेरे पास आ गई थी और घबराकर पूछा, क्या हुआ प्रीति, सब ठीक तो है ना? तो इस तरह घबराई क्यों है? मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और मम्मी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, ना बच्चे मत रो, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मम्मी की तरफ बढ़ा दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट सुनकर मम्मी के हाथों से नीचे गिर गई थी। एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, कुंवारी लड़कियों के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसे घुस में समा जाऊं। मम्मी ने मुझे झिंझोड़ते हुए पूछा, प्रीति बता, किसने किया यह सब कुछ? तेरे पेट से किसने बच्चा पाला है? मेरी हिचकियाँ बंद हो गई। मम्मी अपना सर पकड़ लिए बैठी थी और मैं बस रोए जा रही थी। जब रो रो कर थक गई तो मम्मी के पूछने पर बताया कि उस दिन मैं अपने दोस्त निशा के घर से वापस आ रही थी। रात तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गली में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं हमारी गली की तरफ मुड़ती, किसी ने मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली प्लॉट में ले गया। वहाँ उस आदमी ने मेरे साथ यह सब कुछ कर दिया। मैंने बदनामी के डर से मारी किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। एक बार मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मम्मी मेरी बात गुमसुम सी बैठी सुनी रही थी। मेरी बात सुनकर वह भी और रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, सब्र के काम में मेरे बच्चे और जिसने मेरे साथ यह जुल्म किया है, भगवान उसे काफ़ी उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। उस रात में और मम्मी पूरी रात जागते रहे। मम्मी रह रह कर मुझे चुप कराती रही। अगर मम्मी की तरह मेरी सगी माँ होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती कि ज़रूर तेरी इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन से ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मम्मी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा कर बड़ा किया था। मेरी मम्मी मेरी इस हालात के पीछे खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। रो रो कर कहने लगी, प्रीति अगर उस दिन मैं तुझे निशा के साथ नहीं भेजती तो तेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। दरअसल उस दिन मेरे मम्मी के बेटे की मंगनी थी और मेरी सहेली निशा की मंगनी में आई हुई थी। घर जाने के लिए निशा तैयार हुई तो वह अकेले जाते हुए डर रही थी। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं छोड़ आती हूँ। मम्मी ने भी मुझे मना किया था और आराम से मुझे निशा के साथ भेज दिया। मैं रात के अंधेरे में ही निशा के साथ उसके घर तक छोड़ने चली गई। उस समय मैं खुद को झांसी की रानी समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए मेरी मम्मी खुद को कसरवार ठहरा रही थी। कहने लगी, अगर इस दिन मैं तुझे रोक लेती तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। उस रात जब उस आदमी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं सुबह 4 बजे उसी प्लॉट में पड़ी रही थी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी मेरी एक औरत आकर मुझे कंधे से हिलाया था और कहा था कि बेटी यह अकेली क्या कर रही हो, अपने घर जाओ, अंधेरा था। मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई। मैंने उस औरत से कहा कि मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ। उस औरत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से और तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। उस औरत का पति गाड़ी चला रहा था। वह दोनों पति पत्नी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। फंक्शन की वजह से घर में सारे लोग थकावट से सोए पड़े थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बदनामी के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हमारे मोहल्ले में एक बार और ऐसा हुआ था। एक लड़के के साथ यही सब कुछ हुआ था। उस लड़के को चीज़ चेक कर पूरे मोहल्ले को हटा लिया था। वह लड़का तो भाग गया था, लेकिन पूरे मोहल्ले ने उस लड़की पर और उस लड़की के परिवार वालों पर थू थू की थी। यही तो हमारे समाज की वंडिया है। जो मुजरिम है वह साफ बच जाता है और मासूम लड़कियां कुछ न करते हुए भी बदनाम हो जाती है। उस लड़के का परिवार भी बदनाम हो गया था। पूरे मोहल्ले वाले उस परिवार से रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया था। एक रोज़ तंग आकर वह पूरा परिवार ही मोहल्ले छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं चला गया था। उसी बात को याद करते हुए मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई। बस अंदर ही अंदर दुख के घुट पी रही थी। मम्मी को भी नहीं बताई।
मम्मी शादी की तैयारियों में बिजी थी और मैं अपनी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चुप चुप कर रहने लगी थी। मम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मंगनी के एक हफ्ते बाद ही शादी थी। मम्मी शादी की तैयारियों में बिजी थी और फिर शादी भी हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी शायद इसी उदासी में गुजर जाती अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होने लगती थी। तो कुछ दिन से मेरी तबीयत ऐसे ही गिरी से रहने लगी थी। कुछ खाने का मन नहीं करता, कमज़ोर सी बहुत महसूस होती थी और मम्मी ने कहा कि जाकर डॉक्टर से चेक करवाओ कि कोई अंदरूनी बुखार ना हो, लेकिन मैं बात टालती रहती। एक दिन मम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा दूँगी। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। भैया और भाभी हनुमान के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मम्मी ही थी जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी थी। मैं तो मामी के सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। जो मेरी माँ नहीं, मुझे लग रहा था कि वो मेरी सगी माँ नहीं। मुझे पता नहीं कितनी बातें सुन आएंगी, मुझे तो कसूरवार ठहराई होंगी, लेकिन मेरी मम्मी ने तो मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि भाभी कि कभी अपनी मम्मी को वह दर्जा नहीं दे सके जो एक माँ का होता है। हालांकि मेरी मम्मी ने बचपन से ही मुझे माँ की मोहब्बत दी। मेरी मामी का एक ही बेटा था और वह बेटे के बाद वह कभी दोबारा माँ नहीं बनी। उन्होंने अपने बेटे की कमी मुझसे पूरी की थी। मामी के लाख कहने पर भी मामी को माँ नहीं बल्कि मामी ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे दिल में यह अक्सर कहीं बैठा हुआ था कि वो माँ नहीं मामी है। आज मामी की तरफ आने लगी तो देखो तो दिल भर आया। इतना तो मेरी माँ भी मेरा इस समय साथ नहीं देती। मेरी मामी के गले लग कर फुट कर रो रही थी। आज मुझे मामी ने मेरी माँ नज़र आई थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी मामी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मामा भी घर पर आ चुके थे, लेकिन मम्मी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक दिन मामी ने मुझसे कहा चलो प्रीति हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मामी के इरादे पक्के पाँप चुकी थी और मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मामी, मैं यह गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस आदमी ने मेरे साथ यह गुनाह किया, लेकिन अब इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने दो। पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और यह बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने अपना सर पीट लिया था। प्रीति यह कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ये तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझ पे इसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? तेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, इसे और उसके बाप का नाम पूछेंगे, और जब तेरा बच्चा इसके सामने खड़ा हो तो उसके बाप के बारे में पूछेगा तो उसे जवाब देगी। बड़ा होगा तेरा भी बच्चा उसी कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो उसे क्या मुंह दिखाएगी? मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मामी मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फुट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंख लग गई। मम्मी की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज़ लग रही थी, प्रीति जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो मामी इतनी खुश हो और बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई जो मम्मी इतनी खुशी हो रही थी। मामी बोली प्रीति तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, और यह रिश्ता मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू ऑपरेशन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी दे दिया। रिश्ता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रिश्ता मेरी सहेली अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। मेरी सहेली बहुत अच्छी है, वह तुझे बहुत खुश रखेगी, बिल्कुल माँ का प्यार देगी। लड़का विदेश में रहता है, अच्छे पैसे कमाता है, घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। उन्होंने तुझे किसी शादी पर देखा था और तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठा है। मैं हैरत से आंखें फाड़े मामी की तरफ देख रही थी। मैंने मामी से कहा लेकिन मामी यह तो गलत होगा, उन लोगों ने धोखे में रखकर हम ये शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर मामी ने मेरे सर पर एक और धमाका दिया। कहने लगी मैं शांत को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, और यह सब तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया था। शांता को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी खातिर और मेरी इज्जत बचाने की खातिर
तुमसे अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार है। मैं हैरत से मामी की बातें सुन रही थी। आज के ज़माने में इतना भला कोई कैसे हो सकता है। मैंने मामी से कहा, मामी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपकी सहेली से मिलना चाहती हूँ और उनसे अपने मुंह से कहना चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मामी ने मुझे दुख में देखा। प्रीति, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा, मामी मुझे विश्वास है, लेकिन मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ। मामी के कहने पर शांत आंटी एक बार फिर से हमारे घर पर आई थी। आते ही उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया था और शगुन की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है, फिर भी मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यह सब बात तुझे बेटे को मत बताना। और शादी के लिए मैं राजी हो गई और अगले हफ्ते ही मेरी शादी भी हो गई। इतने कम दिनों में ही मामी ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी। ना जाने कितनी दहेज वो मेरे बचपन से ही मेरे लिए जोड़ जोड़ कर रख रखी थी। शादी में बिल्कुल भी मेहमान नहीं थे, क्योंकि जिनको भी कार्ड भेजे थे सब फ़ोन करके यही कहा था कि अभी जो तुम्हारे बेटे की शादी में आए हैं, अब बच्चों की इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिल सकती। अगर प्रीति की भी शादी जल्दी करनी थी तो दोनों को एक साथ ही निपटा देती, कम से कम बार बार छुट्टियां तो नहीं करनी पड़ती। जिस पर मामी ने कहा था कि कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली बार जब छुट्टी में जाओगी तो सबको एक बार नहीं, एक अच्छी सी दावत दे दूंगी। शादी करके अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में कदम रखते ही मेरी सास अपने ऊपर पैसे निछावर करके गरीबों में बांट दिए थे और खुशी खुशी अपने सारे रिश्तों में मुझे मिलवा रही थी। हर किसी से कहती, देखो मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। इतनी अच्छी सास पाकर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था, लेकिन मैं अपने पति से भी अभी तक नहीं मिली थी। रात तो होते ही मुझे अजीत के कमरे में पहुंचा दिया गया था। अजीत जब कमरे में आए तो उनका रवैया भी मुझे साथ अच्छा ही था। उन्होंने मुझसे कहा था कि भला तो मेरे 4-5 दिन में ही दिन अमेरिका जाना ज़रूरी है, लेकिन कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगी। मुझे अजीत की बात से कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि अजीत से दूर रहकर मैं अपने झूठ को संभाल सकती थी। मेरी मामी ने मुझे बहुत समझा कर भेजा था कि अपने किसी भी हरकत से यह जाहिर मत करना कि तुम प्रेग्नेंट हो। जब तक मैंने यह सारी बातें छुपा कर रखी है, और मेरी सास ने भी बहुत साथ दिया था। उन्होंने मुझे समझाया था कि प्रीति भूलकर भी अपने मुंह से यह जिक्र मुंह पर मत लाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। और एक बात और, तुम अपने ससुर से पर्दा करना। मैं कोई पुराने ज़माने के ख्यालात की नहीं हूँ, मैं भी नए ज़माने को फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम अपने ससुर से पर्दा करो, और यह सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैं अपनी सास की बात को मान गई थी। 5वें दिन ही अजीत अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। अब घर में मैं सास और मेरे ससुर बचे थे। अजीत के जाते ही मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और मेरा चेकअप करवाया था। मुझे बहुत हैरत होती कि भला मेरे सास को एक नाजायज़ बच्चे से इतना लगाव क्यों है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैंने अपने ससुर से पर्दा करती थी। मेरी सास हर समय मुझे आराम करने के लिए कहती। समय समय पर मुझे दूध, कभी जूस तो कभी फ्रूट ला कर देती। घर में 2 काम वालियाँ भी थी। मेरी सास मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अजीत ने एक बार भी अमेरिका जाकर मुझे फ़ोन नहीं किया था। कभी कभी मैं ही उसे फ़ोन कर लेती और उसे शिकवा कर दी कि आप तो अपने फ़ोन ही नहीं करते। जिस पर अजीत मुझसे कहने लगे, तुम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, हमेशा मर्द के पल में बंदी रहती हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और दूसरों को भी खुशी रहने दो। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बिजी ज़िंदगी है। अब मैं तुम्हें हर वक्त फ़ोन करके बैठ जाऊँ, फिर काम कैसे होगा। अजीत की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अब तो मैंने अजीत से फ़ोन न करने का शिकवा करना ही छोड़ दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी में अब बोरियत तो होने लगी थी। एक बार मैंने घर में कोई नहीं था, ना मेरे ससुर और ना मेरी सास। बाहर बाट वाले को आवाज़ आई तो मेरा मन चाट खाने का होने लगा। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरे ससुर घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने पर्दा ना करना ज़रूरी नहीं समझा और बाहर जाकर आराम से चाट खाने लगी। आज पहली बार खुले माहौल में यूँ चाट खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चाट खाकर मैं किचन में पानी पीने चली आई। पानी पीकर पलटी थी, तभी सामने ससुर खड़े थे। ससुर को देखकर मैं एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने घूंघट नहीं किया था। मेरे ससुर हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया, जिस पर मेरे ससुर बोले, रहने दो,
अब कोई फ़ायदा नहीं। जिस बात को तुम्हारी सास छुपाना चाहती थी वह मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब घूंघट का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हाथ घूंघट करते करते रुक गए थे। भला मेरी सास मेरे ससुर से क्या छुपा रही थी। मेरे ससुर अपने सोने पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ चल गए। इतनी ही देर में मेरी सास भी आ गई थी। मैंने जब अपनी सास को बताया कि पापा जी की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी तो वह घबराकर मेरे ससुर के कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे गई। मेरे ससुर अपना सीना मसल रहे थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। भगवान की कृपा है पेशेंट सही बच गया है, लेकिन कोशिश करें कि आगे से उन्हें कोई सडेंस ना दे। मेरी सास बाहर खड़ी कुर्सियों पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैं उनके पास बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से पापा जी को अटैक आया है, क्योंकि आज घूंघट मेरे चेहरे से हट गया था और पिताजी भी मुझे देख लिया था। उसके बाद ही पापा जी की तबीयत तो ख़राब होने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपना मुंह हाथों में छुपा लिया था और भी ज़्यादा रोने लगी थी। नहीं प्रीति, तुम्हारे ससुर को तुम्हारी वजह से अटैक नहीं आया। तुम्हारे ससुर को तो अटैक अजीत की वजह से आया है। उनकी हालात का जिम्मेदार अजीत है। आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक रात अजीत जब घर आया तो उसके बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसे खुद पर भी होश नहीं था। मैंने जैसे जैसे करके अजीत को उसके कमरे में पहुँचाया और मैंने तुम्हारे ससुर जी को अजीत को हालात के बारे में बताया। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। उसका एक ही बेटा था, वह भी हमारे हाथों से निकल गया था। गलत सोहबत में पड़ गया था। सारे गलत काम अजीत के अंदर थे। अजीत की इन हरकतों ने तुम्हारे ससुर के अंदर से तोड़ दिया था। वह अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए थे। तुम्हारे ससुर ने और मैंने ना जाने कितनी उम्मीदों से अजीत की लाग रखी थी, लेकिन अजीत ने उन सब पर पानी फेर दिया था। अजीत की इन्हीं हरकतों से वजह से तुम्हारे ससुर बीमार रहने लगे थे। वह दिल के मरीज बन गए थे। जब अजीत को मैंने कमरे में पहुंचा दिया था, उसके कुछ देर बाद मैं तुम्हारे ससुर अजीत की खैर खबर लेने उसके कमरे में चले गए, लेकिन अंदर से आती आवाज़ से हम दोनों दरवाजे पर रुक गए। वह किसी से दोस्त पर फ़ोन पर बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कह रहा था कि आज तक तो एक लड़की के साथ मैं ऐश करके आया हूँ और उस लड़की को वहीं पर छोड़ आया। आज तो मज़ा आ गया। कहते हुए अजीत बेशर्मी की तरह हंस रहा था। मेरा दिल थम के रह गया। पता नहीं आज की रात अजीत ने किस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस प्लॉट का एड्रेस अजीत ने अपने दोस्त को बोला था, मैं और तुम्हारे ससुर उसी एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर तुम मुझे शराब हालात में पड़ी हुई मिली थी। और तुझे देखकर मेरे ससुर पर एक और आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि तुम तो मेरी सहेली की बेटी थी। अपनी सहेली को मैं क्या मुँह दिखाती। मैंने उस रात तुम्हें उठाया और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आई थी। उस रात में तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी। वह सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि अजीत इस हद तक गिर सकता है। तुम्हारे ससुर को जब रात में हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने कहा कि जिस बात से नहीं स्टेट आता है उस बात को उनसे दूर रखें। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे की गलती सुधारने के लिए और लड़की की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि तुम्हें अपने बहू बना लो। और फिर मैंने अपनी मम्मी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हो गई थी और जब मुझे तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तभी मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरा अपना ही खून है, वह मेरे बेटे के कर्मों का फल है। उस रात वाले हादसे को भुलाने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर के साथ बहुत मेहनत की थी। उन्हें हर तरह से हादसे की याद मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इन्हें कोई भी ऐसी याद दिलाना जिससे तुम्हारे इन्हें टेंशन हो। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि तुम अपने ससुर से पर्दा करना, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हारे ससुर तुम्हें देख लेंगे तो इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ससुर मुझे सच्चाई बता रही थी और मेरे ऊपर क़यामत आकर गुजर रही थी। मुझ पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अजीत था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा था वह किसी और का नहीं बल्कि अजीत का था। मेरी सास ने अपने जानने के एक अच्छा काम किया था, लेकिन मैं कैसे अजीत को माफ़ कर देती। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। भले ही वह मेरा पति था, लेकिन किस हालातों में वह मेरा पति बन गया था यह मैं भी जानती थी। किसी दर्द से किसी तकलीफ से गुजर रही थी यह मेरा दिल जानता था। उस काली भयानक रात को याद करते ही अब मुझे अजीत से घिन आने लगी थी। मैं कैसे उससे कोई संबंध रख सकती थी, लेकिन जब अपनी सास की तरफ देखा तो मेरा दिल भर आया। उस बेचारी औरत को मैं अकेला छोड़कर कैसे आ जा सकती थी। उसका इकलौता बेटा जिसने अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं करती और अमेरिका जाकर बस गया।
एक मेरे सहारे तो वह बूढ़िया उस घर में पड़े हुए थे। फिर मैंने अपना इरादा उस घर को छोड़ जाने का दिया, लेकिन मैंने अपने सारे रिश्ते नाते अजीत से ख़त्म कर लिए थे कि चकाचौंध दुनिया के मग्न था। मैंने अजीत से क्या दूरी बनाई, अजीत ने भी लौट कर मेरी खबर नहीं ली और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ, ना वह मेरी और दादी की आंखों का तारा, अपने दादा की जान और मेरे दिल की ठंडक था। और ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूं जिसमें उसके सिवा सीख सकूं। औरत की इज्जत करना चाहिए ना, उसे खिलौना समझना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो मेरा एक ही बेटा अच्छा इंसान बनेगा, अजीत की तरह जाहिल और बदकिरदार नहीं। धन्यवाद।